Friends, today we are going to learn about the operant theory of evolution. आज हम विकास की operant theory के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा प्रकाश डाल दूं आपको आदि पृथ्वी के बारे में, ठीक है, जिसमें क्या है कि ये पृथ्वी जो है पहले बहुत गर्म थी। उसका जो तापक्रम था वो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो जितनी भी वस्तुएं थी सब वाष्प अवस्था में थी। जब कमोबेश पृथ्वी का तापक्रम थोड़ा गिरा तो जो भारी धातुएं थी वो पृथ्वी के केंद्रीय भाग में पहुंच गई, जैसे कॉपर, निकिल, आयरन, कोबाल्ट, जिंक और मैग्नीज। उसके बाद उससे जो थोड़ी हल्की धातुएं थी वो उसके ऊपर यानी मिड लेयर बनाई पृथ्वी की। उसमें एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, आयोडीन, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम था। और उसके बाद उसके ऊपर भी एक परत बनी जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट थी, हाइड्रोजन थे, कार्बन थे, एक्सेट्रा, ठीक। और आदि जो पृथ्वी थी यानी जो सबसे पुरानी पृथ्वी जिसकी उत्पत्ति जो है सूर्य से अलग होने से हुई, उसका जो है 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी आदि पृथ्वी बनी थी, ठीक। तो उसका जो वातावरण था उस समय वो हाइड्रोजन प्रधान था। क्या था? हाइड्रोजन प्रधान। फिर देखते हैं कि ये जो ओपेरन की जो थ्योरी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है और इनमें 8 स्टेप हैं और इन 8 स्टेप को हम 1 बाय 1 करके करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होती है कि जितनी भी वस्तुएं थी वो परमाणुविक अवस्था में थी। कैसे थी? परमाणु अवस्था में थी। और इसमें केंद्रीय भाग में देखिए कॉपर, निकेल और आयरन है ना ये यहाँ। उसके बाद वातावरण में क्या था? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन थे। तो ये परमाणुविक अवस्था में हुई, पहली स्टेप हो गई। दूसरा जब स्टेप हुआ यानी पृथ्वी जब और थोड़ा ठंडी हुई तो वहाँ अणु बना, यानी 2 परमाणु के मिलने से क्या बनता है? अणु बनता है। तो और उसके बाद अगर अनुपात निश्चित है तो उसको हम उसी अणु को हम क्या कह देते हैं? यौगिक कह देते हैं। 2 से अधिक अणुओं के एक निश्चित अनुपात में बने हुए जो कॉम्बिनेशन है उसको हम यौगिक कह देते हैं। तो अणु एवं सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ। इसमें सबसे पहले नाइट्राइड्स बने, मीथेन गैस बनी और फिर अमोनिया बनी। क्लियर? तो दूसरे स्टेप में पृथ्वी और ठंडी हुई तो यहाँ पर अमोनिया और मीथेन सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है, ये बने। तो अमोनिया क्या था? अकार्बनिक यौगिक था, ठीक। देखो प्रथम जो अकार्बनिक यौगिक है वो अमोनिया है और प्रथम जो कार्बनिक यौगिक था बना था आदि सागर के जल में, वो था मीथेन। अब देखिए ये तीसरे स्टेप में कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें आपका ये क्या एथिलीन है, एसिटिलाइन है, ठीक है, एसिटल्डिहाइड है, ये आपका डाइमेथिल कीटोन बना, फिर यहाँ पर मेथिल अल्कोहल बना एवं कार्बन के अम्ल आदि बने। ये किसमें बना था? स्टेप 3 में, जब पृथ्वी और ज्यादा ठंडी हुई थी, ठीक। अब जब एक्चुअली में लास्ट में और यहाँ पर जल का भी निर्माण हुआ था, समझ आया? विशेष जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण। इसमें क्या होता है कि इसमें जो सिंपल कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, सरल कार्बनिक, ठीक है, यौगिक, इनमें पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण की क्रिया स्टार्ट हुई तो एमिनो एसिड्स बने। और एमिनो एसिड क्या? जो बहुलकीकरण हुआ तो पेप्टाइड्स बने और पेप्टाइड्स में जब बहुलकीकरण बना तो प्रोटीन्स बने। समझ में आया? उसी प्रकार शुगर यानी जितनी भी शर्कराएं हैं उनका जब बहुलकीकरण हुआ या पॉलीमराइजेशन हुआ तो पॉलीसैकराइड्स बने। पॉलीसैकराइड जैसे हम मांड को कह सकते हैं, है ना, या सुक्रोज को कह सकते हैं। अब देखिए तो स्टेप 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सारी चीजें हुई थी ये आर्य सागर के जल में हुई थी, नॉन एंजाइमेटिक थे। यहाँ पे कोई एंजाइम का निर्माण नहीं हुआ था, आउट ऑफ सेल, कोशिका के बाहर हुआ था। और हाल्डेन ने इस चीज को क्या कहा था? आर्य सागर के जल को क्या कहा था? पूर्ण जीवी सूप कहा। याद रखिएगा, हाल्डेन ने आर्य सागर के जल को पूर्ण जीवी सूप कहा था। तो यहाँ तक की जितनी भी प्रोसेस वो सेल के बाहर हुई। अब आते हैं स्टेप 5 में। अब यहाँ से बहुत और इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियोप्रोटीन्स एवं सेल मेम्ब्रेन्स का निर्माण स्टार्ट हुआ। कोलाइड कण बने। कोलाइड कण जो है वो 2 भागों में अपने आप को स्पेशलाइज्ड फॉर्म में ले आते हैं। एक को कहते हैं प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर और दूसरे को कहते हैं कोइसरवेट्स। इसमें कोइसरवेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से फिर जीवन की उत्पत्ति आगे हो जाती है। देखिए कोइसरवेट्स क्या हुआ? जब न्यूक्लियोप्रोटीन के साथ ये कॉम्बिनेशन करते हैं, मिलते हैं
तो दोनों मिलकर के प्रोकैरियोटिक सेल की उत्पत्ति करते हैं। प्रोकैरियोटिक जैसा अमीबा जैसे सेल की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले कौन बना? प्रोकैरियोटिक सेल। समझ में आया? और उसके बाद ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था इसमें हेटेरोट्रॉफिक नेचर था। इसका जो भोजन करने का तरीका था वो हेटेरोट्रॉफिक था। ठीक, यानी दूसरे के भोजन के लिए किस पे आधारित था? दूसरे पर। ठीक है, ये हेटेरोट्रॉफिक सेल के रूप में काम किया। स्टेप 7 में पृथ्वी का जल और ठंडा हो जाता है और यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि यहाँ पर जो हेटेरोट्रॉफिक सेल है वो स्वपोषण की उत्पत्ति यहाँ पे स्टार्ट होती है। यहाँ पर जीवाणु कोशिका का निर्माण होता है और जीवाणु कोशिका 2 प्रकार से होती है, एक तो रासायनिक स्वपोषी और सल्फर स्वपोषी, और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की भी उत्पत्ति होती है। कैसे होती है प्रकाश संश्लेषण की उत्पत्ति? क्योंकि यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल का जैसे फूल पेड़ के जीवों का निर्माण होता है, और यही वो पहले जीव हैं जिनसे ऑक्सीजन जो है मुक्त होना आरंभ हुई। कहाँ? वातावरण में। अब आज हमारा जो आज का वातावरण है वो ऑक्सीजन प्रधान है। पहले कैसा था? हाइड्रोजन प्रधान। आज कैसा है? ऑक्सीजन प्रधान। और ये छोटे से जीव ने ऑक्सीजन क्रांति कर दी थी। अब आज भी ऑक्सीजन पे ही हम सर्वाइव करते हैं। क्लियर? लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो बीजीए के द्वारा जो ये ऑक्सीजन मुक्त हुई, इसके कारण जो है जो वातावरण है वो वायवीय श्वसन का निर्माण उसमें संभव हो गया। वायवीय श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया आरंभ हुई और यूकैरियोटिक सेल की उत्पत्ति हुई। यूकैरियोटिक मतलब हम लोग यूकैरियोटिक सेल से, हम लोगों की उत्पत्ति हुई। और ये कितने समय पूर्व हुई? 1.2 से 2 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी कितनी पुरानी है? 6 अरब वर्ष पूर्व। ठीक, और हमारी उत्पत्ति कब हुई है? 1.2 से 2 अरब वर्ष पूर्व। तो इस प्रकार ये पूरी की पूरी जो थ्योरी है ये ओपैरिन के द्वारा दी गई, और ये जीवन की उत्पत्ति को स्टेप वाइज जो है क्या करता है? एक्सप्लेन करती है। थैंक यू।